कहाँ तक हुआ था? ओह अच्छा, तुम्हारे में थोड़ा पीछे है, ठीक है। नहीं वो ऐसा लास्ट वीक लास्ट क्लास कब हुई? और टाइम चलो करते हैं। पिछले महीने हुआ था, क्या बोल रहे हैं? अच्छा पिछले महीने ऐसे मतलब ये छोटे मोटे ट्रिक से तुम बता रहे हो, ठीक बच्चा है। हाँ करेंगे करेंगे सब लेवल 1 डिस्कस करने के लिए बोला होगा मैंने। आर्यन इलेक्ट्रो बन गया पूरा। एक काम करते हैं, लास्ट के आधा घंटा में डिस्कस कर लेंगे। एकदम ठीक है, याद दिला देना बस। लिक्विड सॉल्यूशन लेवल 2 नहीं हुआ तो ये लेवल 2 एक भी नहीं हुआ ठीक है भैया, तो इतना समय उसी में तो करेंगे, मिक्स करके कर लेंगे। लेवल 2 नहीं हुआ तुम्हारा? एक भी नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो गया? बाकी बैच में हो गया, तुम्हारा कैसे छूट गया? क्या सीन है भाई? मेरा नहीं है। अरे ऐसा कुछ छूट गया हो, याद हो तो ऐसा मतलब पूरा ही नहीं हुआ ऐसा है? लेवल 2 नहीं हुआ तो तुम लोग मुहूर्त के इंतजार करेंगे, बोले थे एक बार। अच्छा तो देखो इसको ऐसा कुछ कर लेते हैं, डिस्कशन का टाइम जो है अब क्लास में से ही निकालना है, और जितने शेड्यूल्ड आवर्स हैं वो थोड़े कम ही मिल रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो वही करेंगे, क्लास का आधा घंटे का टाइम डिस्कशन के लिए फिक्स कर लेते हैं, और उसमें धीरे धीरे डिस्कशन चलते रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई? ठीक। आपके बहुत तुम सबने बाहर आके तो पूछ लिया होगा वैसा लेवल 2 बचा है डाउट? बचा नहीं तो क्यों टाइम पास करा रहा है यार? मैं टेंशन ले रहा हूँ कि कैसे करूँगा। देखिए आपको जो भी डाउट है, कभी ऐसा हुआ कि शेड्यूल अपने बस में तो है नहीं, वो जैसे आता है उस हिसाब से क्लासेस लगती है, तो आप बाहर तो पूछ ही लेते हैं। मतलब बाहर तो तुम लोग का ऐसा आतंक है कि मतलब कई बार तो सफोकेटिंग हो जाते हैं, ऊपर चढ़ गया है तो कोई इधर से आया है आ जाता है सब। ठीक है चलो, देखिए तो अभी लास्ट के आधे घंटे में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा आगे बढ़े, हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पहले ऐसा बात किया, यूजुअली रेट को डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको, और वो जो रेट है ओवर इंटरवल ऑफ टाइम निकालेंगे एवरेज रेट कहलाएगा, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, तो लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट। जल्दी ले लिखिए, इट इज डेढ़ 150 प्लस वाले लोग हाथ खड़े करिए। अब 150 मार्क्स जिसके हैं टेस्ट में, 150 या 150 से ज्यादा वाले लोग क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5, अच्छा
अच्छा इधर केमिस्ट्री में 70 प्लस वाले चलेगा, तो 65 प्लस कर लो, हाथ करें। केमिस्ट्री में 65 प्लस। अब तुम लोग E5 से पीछे चलते हो, उधर तो बच्चा ढेर सारा है। आप चेक किए हैं कोई हद तक? इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। और फिजिक्स में 70 प्लस वाले लोग हाथ करें। लगभग नहीं, अभी ईमानदारी से करो, हाथ खड़ा जिसका है 70 से ज्यादा फिजिक्स। मैथ्स में 70 प्लस हाथ करेगा, वो अलग पैसा लूंगा उससे। तुम्हारा एक ओवरऑल 200 प्लस वाले हाथ करेगा। क्या हो गया? 200 मैथ्स की वजह से दर्द हो गया। केमिस्ट्री डूब गया। और केमिस्ट्री में 80 प्लस 80 तो ले आ सकते हैं। तुम्हारा तो सिलेबस भी ओवर हो गया। सिलेबस बीच में अटका, उसके बारे में कोई बात नहीं। हाँ 2-3 बच्चे बता दो। हाँ 200 के ऊपर हाँ है, और भी है। मॉर्निंग वाले बैच में भी 2-3 बच्चे। चलिए इंस्टेंटेनियस रेट, चलो लिखो जल्दी छोड़ो और एफर्ट डालिए, नंबर इंप्रूव करिए, ठीक है। अपना एनालिसिस वगैरह कर ही लिया होगा आपने। टारगेट थोड़ा रखिए अपना कि 200 प्लस वाले रेंज में एंटर करें प्रॉपर्ली, तो वो थोड़ा सेफ रेंज है। अभी तो 200 से 250 वाले रेंज में जाओगे तब बात कर पाऊंगा मैं कि फुल स्कोर आएगा, तब ऐसा लगेगा कि पढ़ाना कुछ सक्सेसफुल हुआ। इतने ऐसे 150 पौने 200 से तो बहुत एवरेज नंबर है यार, कोई भी ले आता है जो थोड़ा ढंग से पढ़ता है। चलिए लिखिए इंस्टेंटेनियस रेट में ऐसे लिखेंगे, इट इज रेट कैलकुलेटेड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज रेट कैलकुलेटेड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम which is equal to slope, which is equal to slope of concentration versus time curve. Concentration versus time curve. तो अगर t इक्वल टू T1 पे मुझे निकालना हो रेट, तो उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का वही होगा dc/dtm। इस भाई साहब का जो स्लोप है ये है dc/dt एट t इक्वल टू T1। और इसमें निकालेंगे तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि ये वाला स्लोप नेगेटिव होगा। और इस पॉइंट पे किसी T1 पॉइंट पे अगर मैं निकाल लेता हूँ ये पॉजिटिव स्लोप देगा, यहाँ dc/dt पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप ये रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम, और पॉजिटिव स्लोप कहता है कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। और एक बात बताओ कि अगर कहीं पे ऐसा हो गया कि एवरेज रेट, देखो नॉर्मली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस तो हर एक पॉइंट पे अलग लगाएगा। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट अगर बराबर हो गया तो ये सिग्निफाई क्या करेगा? ये सिग्निफाई ये करेगा कि हर मोमेंट पे स्लोप सेम है, मतलब कांस्टेंट रेट है। कह सकता हूँ ऐसा, रेट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रेट मतलब स्लोप फिक्स, स्लोप फिक्स्ड। इसका मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो कर्व है वो है
लिखो। ठीक है, अब हमें देख के एक बात समझ में आ रही है कि रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव आता है और प्रोडक्ट का पॉजिटिव आता है। लेकिन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का अपना सेंस है तो, लेकिन कंपैरिजन में दिक्कत ना हो तो आईयूपीएससी इधर भी आगे कुछ बात कह देता है। जैसे आपको इलेक्ट्रो में याद होगा कि वो बोलता है कि सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल में लिखो, है ना, ऑक्सीडेशन मत लिखो, रिडक्शन में लिखो। अननेसेसरी बात है, मतलब अगर वो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे यहाँ पे भी कहता है कि आप रेट हमेशा ही पॉजिटिव लिखा करिए। तो अगर रेट हमेशा पॉजिटिव लिखना होगा तो रिएक्टेंट के लिए तो माइनस आ रहा है, तो उसमें माइनस पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात लिखा, बता दो इधर। तो रिएक्टेंट के रेट में पहले से ही माइनस लगा के लिखा जाता है, सो दैट वो वैल्यू पॉजिटिव जनरेट कर दे।
देखिए अब क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इधर से रेट एक्सप्रेशन लिखने का सेंस क्या है। तो मान लो मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जैसा आपको दिख रहा है, स्मॉल a b c d इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये टर्म तो समझते ही हैं आप। अब अगर मान लो मैं a का रेट लिखना चाहूं तो a के रेट का मतलब है a किस रेट से घट रहा है या डिसअपीयर हो रहा है। समझ में आ रही बात? ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, लेकिन आपको बोला गया कि हमेशा पॉजिटिव लिखना है, इसलिए माइनस लगा हुआ देखो। तो एवरेज बोले तो ऐसे, इंस्टैंटेनियस बोले तो ऐसे लिख दें। बी के लिए भी माइनस लगाएंगे, लेकिन सी और डी अपीयर हो रहा है तो इसमें प्लस प्लस लगाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, रुको लिख लेना तुम लोग, पहले जरा देखते जाओ एक बार। ये तो इंडिविजुअल रेट हो गया, ए के घटने का, बी के घटने का, सी के बनने का और डी के बनने का। क्या लगता है आपको ये वाली वैल्यू हमेशा बराबर आएगी? इसको ऐसे चेक कर लो, मान लो कि a प्लस 2b से कुछ 3c बन रहा है। देखो भाई, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 में ये a मोल्स था, ये b मोल्स था, ठीक है। तो किसी t टाइम पे a में से अगर x घटता है, b में से 2x और इधर ऐसा हुआ। तो अगर मान लो मुझे a के घटने का रेट बताना होता तो r a लिखता, तो वो मैं लिखता x अपॉन t। जरा सोचो, क्योंकि कितना फाइनल माइनस इनिशियल और आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो आर बी अगर लिखता तो वो 2x बाई टी आ जाता, दिख रहा है, और आर सी लिखता तो वो होता 3x बाई टी। आप देख रहे हैं कि आर ए, आर बी, आर सी बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोएफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। कह सकता हूं अब अगर कोएफिशिएंट इक्वल हुआ तब तो बराबर हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हुआ तब बराबर नहीं होगा। ये बात दिख रहा है हमें। अब एक बात सोचते हैं, जैसे क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला कि इस रिएक्शन का रेट इतना है, तो पहले तो बात ये सोचने वाली है कि इस रिएक्शन में 3 कंपोनेंट थे और तीनों का रेट अलग अलग आ गया। तो रिएक्शन के रेट का क्या मतलब है, ए का, बी का या सी का? पहले रिएक्शन का रेट एक अलग चीज होगी, ये बात आप समझ रहे हैं, और वो तो सोचने वाली बात होगी फिर कि ए का तो अलग रेट हो गया, बी का अलग हो गया, सी का, तो फिर रिएक्शन का रेट का क्या मतलब? और अगर रिएक्शन का कुछ रेट का मतलब होता भी है तो वो तो किसी एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में लिखा भी नहीं जाना चाहिए, तो एक जनरल टर्म होना चाहिए पूरे रिएक्शन के लिए। समझ रहे हो? वो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए कहते क्या है कि अगर आपको यहीं पे रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन चाहिए या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी टर्म यूज कर ले, तो वो सबके लिए सेम होगा। तो वो निकालेंगे हम RA बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, जो निकल के आएगा RB बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, RC बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। अगर आप यहां पे चेक करें तो इन सब में RA बाई 1, RB बाई क्या करना पड़ेगा 2, RC बाई 3, जो एक्चुअली एक कॉमन टर्म आएगा x बाई टी। चलेगा? अब इसी के बेसिस पे जब भी रिएक्शन लिखना होगा तो जैसे वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे लिखते हैं, -1/a dCA अपॉन dt। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं RA बाई a की वैल्यू लिख रहा हूं। देखो ऐसे ही होगा, will be equal to -1/b dCB by dt will be equal to +1/c and this will be basically rate of reaction या rate of overall reaction, जो भी कहो चलेगा। बताओ भाई, तो अगर मान लो मेरे को रिएक्शन में किसी भी एक कंपोनेंट का रेट पता चल गया तो सबका रेट निकाल लूंगा और ओवरऑल रेट भी निकाल लूंगा। चलेगा? दिस इज बेसिकली RA बाई A, RB बाई B, RC बाई C, RD बाई D इज इक्वल टू सम ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक? अब यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बात बताओ भाई कि ओवरऑल रेट और इंडिविजुअल 2 तरह के रेट आ रहे हैं,
एक तो इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट और दूसरा है ओवरऑल रेट। इन दोनों में से कौन सा रेट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है? ओवरऑल रेट की वैल्यू क्या है? x बाई टी। इस 2 को अगर मैं 4 कर देता तो 4 से डिवाइड हो जाता, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर इस 2 को 4 कर देता तो यहां पर 2 की जगह क्या था? 4। समझ रहे हो? तुम लोग को ओवरऑल रेट जो है वो कोएफिशिएंट से डिवाइड हो के बराबर नहीं होते जाता है, दिख रहा है? तो ओवरऑल रेट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंडिपेंडेंट है, ये इसीलिए डिवाइड हुआ है कि कट जाए। समझ में आ रहा है? हाँ? और पीछे वाले भाइयों समझ में आ रहा है? लिख रहे हो पहले, समझ रहे हो ना? तो इधर ऐसा कह सकते हैं ना कि इंडिविजुअल रेट जो है ये तो क्या होगा? डिपेंडेंट ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है? जबकि जो ओवरऑल रेट है उसको कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इस पे सर्सन रीजन आया है तो ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए अब। हो गया?
क्वेश्चन लिखो। इन हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, the rate of disappearance in Haber's process of manufacture of ammonia, the rate of disappearance of hydrogen rate of disappearance of hydrogen is 0.5 mole per liter per second. 0.5 mole per liter per second. Determine the rate of other components. Determine the rate of other components and also determine the overall reaction rate. The overall reaction rate बताइए फटाफट। वन बाई सिक्स। अच्छा नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का भी 1/6। अच्छा
ठीक है, देखते हैं N2 3H2 से 2NH3, यही तो है हेबर्ट प्रोसेस। ठीक है, अब इसको देख के क्या लग रहा है कि रेट ऑफ N2 बाई 1, रेट ऑफ H2 बाई 3 और रेट ऑफ अमोनिया बाई 2, ऐसे करके लिखना है ना। अब वो क्या दिया, रेट ऑफ H2 दे रखा है, तो रेट ऑफ N2 जो होगा वो रेट ऑफ H2 बाई 3 होने वाला है। तो ये कितना था, कितना दिया था डेटा आपको, 0.5, ये 0.5 बाई 3 मोल। अब यूनिट तो समझते हैं आप रेट का, मोल पर लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड इनपुट। और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर ये पूरा किसके बराबर है, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, जो रेट ऑफ N2 के बराबर है। तो यही ROR भी हो जाएगा। और अमोनिया निकालना हो तो 0.5 बाई, देख लो ये 3 इधर चला गया, तो 2/3 है ना। रेट ऑफ N2 कितना आया, रेट ऑफ N2 इंटू 2 कर देते हैं, तो इंटू 2 यही ना। तो सिंपल चीज है, तो निकाल लोगे, रिएक्शन बैलेंस है तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है। तो चलो एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन पहले करते हैं जरा, देखो तो क्वेश्चन। फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन 3A + 5B से 4C, mole of C is, mole of C is इसमें ले लो तुम, found to increase by, mole of C is found to increase by 8 into 10 to the power minus 4, 8 into 10 to the power minus 4 in 20 seconds, 8 into 10 to the power minus 4 in 20 seconds. If the reaction occur in 2-liter rigid container, if the reaction occur in 2-liter rigid container, then determine the average rate of each component and rate of reaction. Then determine the average rate of each component and rate of reaction.
गया होगा। ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है, सी का किस चीज का, चेंज इन मोल्स है ना। तो बेसिकली डेल्टा सी की वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻⁴, वो भी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जो होगा वो 8 इंटू 10⁻⁴ और वॉल्यूम दिया होगा, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁴ और अच्छा सॉरी 4। तो और अपने को टाइम दिया हुआ 20 सेकंड है, तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि आरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 20, ऐसा ही है। तो हो गया कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही आरसी मिला, आप तो जो चाहिए सब निकाल दो। तो आर ए बाई 3, आर बी बाई 5, आर सी बाई 4। अब इसको लेके आप सारी चीजें निकालिए। ये बेसिकली आर ओ आर है ना, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4, 0.5 इंटू 10⁻⁵। और अगर आर ए निकालना है वो हो गया 3 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁵। और बी तो नहीं निकालना है, तो 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁵। आर सी निकल ही चुका है, हो गया। जल्दी करिए। नहीं, इधर कुछ नहीं लिखना है, उधर हो गया। देखिए, अगर गैसियस कंपोनेंट हुआ तो मैंने बता ही दिया था प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, और अगर मान लो सॉलिड हो जाए तो आप मोल के टर्म में लिखिए, क्योंकि मोल तो चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड के लिए 1 लेते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम से सीखा होगा, ठीक। तो अगर रिलेशन ही पूछ दे तो मान लो एक ऐसा केस है जिसमें कुछ N1A से N2B टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। PV इक्वल टू nRT गैस के लिए तो वैलिड मानती है, सारा ही आइडियल है। तो P की वैल्यू N/V या CRT लिख सकता हूँ, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू P/RT होगी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता तो ऐसे लिखता, अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह P/RT रख सकता हूँ, 1/RT कॉमन बाहर निकल गया, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देख लो। तो ये एक्सप्रेशन भी पूछा था एक बार, ये दोनों बातें लिख लीजिए। सर लिख रहा क्या RT को क्या कैंसिल, हाँ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो RT को।
हो गया। तो अगला क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें इस रिएक्शन के corresponding ये वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ n। वैल्यू 2 आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए। जब हम इसके लिए आगे बात करेंगे तो पहले तो मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेना चाहिए। मतलब इसका रेट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आना चाहिए, बोलो क्या ये लिख सकता हूँ? ऐसा ही है ना। बाकी अब लॉग लगा हुआ है तो लॉग हम भी लगा देते, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो गया लॉग माइनस डी सी ए अपॉन डी टी लॉग 1/n प्लस लॉग डी सी बी बाई डी टी, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि log 1/n की वैल्यू कंपेयरिंग log 1/n इज इक्वल टू 0.3, जो एक्चुअल में log 2 के बराबर होता है ना। तो 1/n की वैल्यू 2i है, n की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन डिस्कस हो गया, मैं पुराना ही लिख रहे हो।
गया। अगला टाइटल डालिए रेट लॉ। रेट लॉ ये क्या है, इसके लिए पहले एक दो लाइन लिखिए। इट इज an expression, it is an expression which relates the rate of reaction. It is an expression which relates the rate of reaction with concentration of reactants, Actually, it is a differential equation. Actually, it is a differential equation which can be solved or integrated to generate the expression of concentration rate लिखो, concentration मत लिखो, to generate the expression of rate with respect to concentration. Or the expression of concentration with respect to time. Or the expression of concentration with respect to time. देखिए, एक बात और लिख लीजिए फिर बात करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अब समझते हैं। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें कुछ ए और बी रिएक्ट कर रहा है, उसके कोएफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी है और कुछ प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो पहली बात ये समझिए कि ये जो रेट लॉ है, ये रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उस पर कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब प्रोडक्ट पता हो या ना पता हो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात कर पाएंगे अगर रिएक्टेंट पता हो। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं, अभी समझिए जरा, दो तीन बातें रिलेट करूंगा मैं पहले से। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है जो भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट विथ सम पावर ओवर इट। अब ऐसा कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ा होगा जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, याद है? लेकिन उधर इधर जो छोटू है छोटू भी था वही चिपका देते थे इधर। तो देखो सच्चाई में केमिकल काइनेटिक्स क्लास 11 में पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसको उधर पढ़ाते और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते तो बात समझ में आती कि केमिकल इक्विलिब्रियम वैसी कहानी कर क्यों रहे। तो कोई बात नहीं, अब जो भी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इस रेट लॉ का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है दिखाता हूं। पहले तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट प्रोपोर्शनल हो गया अपना रिएक्टेंट और कुछ पावर रेज्ड, ठीक है। अब पहले तो ये देख लो कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि इस भाई साहब को कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट एक टर्म, नया टर्म है रेट कांस्टेंट।
अब इधर से एक बात समझते हैं। पहले समझिए x की वैल्यू a के बराबर, y की वैल्यू b के बराबर कभी कभी होती है, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया। ये तभी होगी इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है बता चुका हूं। इसका मतलब ये कि आपने एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम में सारे सिंगल स्टेप रिएक्शन पढ़े, तभी तो आप फटाफट फटाफट ऊपर वही पावर डाल दिया करते थे बिना सोचे समझे। बट अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हुआ तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी। रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री या फिर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो अब पहली बात ये कि कोई रिएक्शन अगर आपको मैं बता दूं और बोलूं ये एलिमेंट्री है कि नहीं ये बताओ, बस देख के तुम कभी नहीं बता पाओगे। रिएक्शन एलिमेंट्री होता है कि नहीं होता वो बिना चेक किए पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन में कोएफिशिएंट ऊपर जाएगा उसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये बात लिखना थोड़ा गारंटी वाली बात तो हम दे नहीं सकते जब तक मेरे पास कुछ एविडेंस ना हो। मोस्टली एविडेंस एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है। तो इन जनरल हम पावर में x और y ही लिखेंगे कि भाई हम तो यही मान के चलते कि शायद बराबर नहीं होगा, और अगर हुआ तो ठीक है वो एलिमेंट्री रिएक्शन था इसलिए बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये वाला काम ही किया है आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में, जिसमें माना हुआ है कि सारा रिएक्शन एलिमेंट्री है, बट उधर आपको बता ही नहीं क्या होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन कुछ होता है। दर्द है इसलिए जो मैं क्लास 11th में ये पहले यही पढ़ा देता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इधर ऐसे लिख लेते याद रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो यही मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन मान लो नॉन एलिमेंट्री है, तो पता नहीं बराबर है कि नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो फाइनली ये x और y की वैल्यू जो है वो आएगी कैसे? तो फिर से मैं कह रहा हूं ये एक्सप्रेशन लिखना प्योरली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि अच्छा a पर प्रोपोर्शनैलिटी कुछ a आई है, कुछ 2 आई है, y पर कुछ b पे सम 2.5 आ गई है या कुछ भी, आप देख के नहीं बता सकते क्योंकि कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि दिस एक्सप्रेशन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ x and y is determined based on experimental value। वो मैं दिखाऊंगा भी कैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकल के आता है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आया आपको कि रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ का एक्चुअल सेंस क्या हुआ, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है। अब आओ जरा इधर। तो हमारे पास जो उसी रिएक्शन से जो चीज निकल के आई कि अगर अपना रिएक्शन ऐसा होता, पहले आपको एक बात समझ में आ गई है कि प्रोडक्ट नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मतलब तो किससे, रिएक्टेंट से। तो रेट की वैल्यू अब मैं लिख दूंगा k a टू द पावर सम x b टू द पावर सम y। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर है उसका जो सम होता है x प्लस y, इसको एक नया नाम देते हैं जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक में भी बहुत यूजफुल टर्म है ये ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट मतलब जो भी पावर है उनको जोड़ दो, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिर तो इसके लिए भी कह दूंगा कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बोलो भाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है, हमारे बस में तो है नहीं। और कुछ कुछ बातें लिख रहा हूं, एन मे बी, या चलो ये तो मैं लिखवा ही दूंगा थोड़ी देर में, बट अभी फिलहाल एक चीज देख लीजिए, रेट का जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स कह सकता हूं, और कॉन्सेंट्रेशन सबका यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो यहीं से एक बात कह सकते हैं कि अगर मुझे पूछा जाए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होता है कई बार, मतलब के का अगर यूनिट कोई पूछे तो मैं बोलूंगा रेट का यूनिट दैट इज मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर n। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, n। ठीक है, तो क्या ये कुछ ऐसा आ गया,
कि मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। बोलो। और यहीं से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या है, 0, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो n की वैल्यू हो गई 1 और वो कट पिट गया तो सिर्फ सेकंड इनवर्स बचेगा। अगर सेकंड ऑर्डर हो गया तो मोल पर लीटर टू दी पावर -1 सेकंड इनवर्स, ऐसे करके हो जाएगा। ये सब यूनिट है रेट कांस्टेंट का। तो कई बार आपको दिखेगा कि रिएक्शन में या क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा ही नहीं कि ऑर्डर क्या है, तो फिर आप आगे काम करेंगे कैसे, तो आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के पता कर लेंगे कि अच्छा सेकंड इनवर्स है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये बहुत बार ये ट्रिक काम कर जाती है। चलिए लिखिए पहले इसको। कॉन्सेंट्रेशन कैसा भी हो यूनिट तो सेम ही रहेगा ना।
कल जो एडवांस एग्जाम है पता होगा। अलग ही जीवन जी रहे होते। कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उम्मीद है। जल्दी करिए। देखो ऑर्डर के बारे में कुछ बातें और समझते हैं पहले। ये ऑर्डर क्या क्या चीज है। पहले तो हमें ये समझ में आया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, उसमें जो भी रिएक्टेंट है उसके कोएफिशिएंट का सम क्या है, ऑर्डर। कोएफिशिएंट मतलब पावर बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट बराबर हो या ना हो तो अपने हाथ में नहीं है, वो ऑर्डर है। अच्छा अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तब तो ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, जो कोएफिशिएंट का सम होगा वही ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। लेकिन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में तो बिना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से नहीं निकलेगा। ये बात लिखिए पहले, कहते रहिए। वी कैन डायरेक्टली find the order of reaction. We can directly find the order of reaction by summing the stoichiometric coefficient. By summing the stoichiometric coefficient of reactants in case of elementary reaction. In case of elementary reaction. In case of elementary reaction. अगला पॉइंट, however for complex reaction experimental data is needed. However, for complex reaction, experimental data is needed. अच्छा जहां पर आपने वो बात लिखी थी तो n प्लस n जो x प्लस y है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें ऐसे भी टर्म पूछ देता है कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, B के रिस्पेक्ट में क्या है। A के रिस्पेक्ट में उसका जो पावर हो, B के रिस्पेक्ट में वो भी लिख लो वहीं पे कहीं साइड में। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A और B ऐसा लिखेंगे।
ऑर्डर के बारे में कुछ बातें और लिखेंगे हम, पॉइंट वाइज देखिए। ऑर्डर में बी पॉजिटिव कॉमा 0 कॉमा नेगेटिव। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नीचे अगला पॉइंट में लिखना। हाउएवर ओवरऑल ऑर्डर is usually not negative. Overall order is usually not negative. Individual order may be negative. Individual order may be negative. Individual order may be negative. देखो भाई क्या है कि ओवरऑल ऑर्डर ना एक्सपेरिमेंटली अभी तक तो नेगेटिव नहीं पाया गया। इंडिविजुअल ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो एक केस ऐसा है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर -1/2, बी के रेस्पेक्ट में 3/2। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे को ओवरऑल ऑर्डर बोले तो मैं कहूंगा 3/2 -1/2 दैट इज 1। ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ऑर्डर इंटीग्रल हो, ऑर्डर कुछ भी होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे मान लो डिपेंड करता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा है। अगर मान लो कहीं पे ए, जैसे एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता देता हूँ, H2 और Cl2 जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो अगर इधर ऑर्डर बोला जाए तो ये कौन सा ऑर्डर है? 0 ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है, कुछ a प्लस बी से सम c बन रहा है और रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया कि a पर पावर 1/2 और b पर पावर लेट्स से 3। तो अब इधर ऑर्डर लिखना होगा, तो ये तो 3 + 1/2 हो जाएगा, 5/2। कहने का मतलब ये कि इसके ऊपर ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स कहां से आएंगे? वो टर्म्स बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं पता चलता। अगर मतलब पता है कि एलिमेंट्री है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंटल डेटा उसको देना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। लेकिन हो गया? नहीं,
ये जो रेट कांस्टेंट टर्म आया है इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला तो है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन। दूसरा है कैटलिस्ट। तीसरा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और चौथा है टेम्परेचर। सर एक बार और। नेचर ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड टेम्परेचर। लास्ट वाला जो है वो टेम्परेचर, उसके ब्रैकेट में आर्हीनियस इक्वेशन लिख लेना। आर्हीनियस इक्वेशन टर्म सुना तो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, आर्हीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी पे कहानी अभी आगे चलेगी। पहले लिख लो डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन based on following data. Determine order of reaction based on following data. तो एक डेटा है, वैसे भी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन फैक्ट है, तो एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालते हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले डेटा लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या मतलब है इसका। इस तरह का टेबुलर फॉर्म में यूजुअली डेटा दिया रहता है। आपको एक रिएक्शन दिख रहा है और इस रिएक्शन में पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्चुअली क्या है कि ये रिएक्शन अलग अलग डेटा के साथ 3 बार एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें पहले बार में NO को 0.2 लिया, H2 को 0.2 लिया, तो रेट ऐसा निकल के आ रहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में NO को डबल कर दिया, इसको नहीं छेड़ा तो रेट जो है देखो चेंज हो गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसको नहीं छेड़ा है, इसको देखो फिर तो कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पे इसको तुम 0.4 कर दो। तो बेस्ड ऑन दिस अब आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि एक्चुअल में ऑर्डर क्या रहा होगा। बताइएगा जरा। मतलब हम एक बात तो लिख ही सकते हैं ना इसके बेसिस पे कि जो भी रहेगा रेट की वैल्यू कुछ ऐसे रहेगी कि NO2 टू द पावर सम x एंड H2 टू पावर सम y। यही x और y की वैल्यू चाहिए मुझे। तो आप अलग अलग डेटा डाल के भी डिवाइड करके x और y के टर्म में सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत है नहीं। जैसे अगर आप 1 से 2 में गए तो देखो NO का कॉन्सेंट्रेशन, ये NO ऊपर चेंज करना है नीचे चेंज करना, बैलेंस देखो अब ठीक है। तो इधर अगर मैं डबल करता हूं, इसको नहीं छेड़ा मैंने, NO को डबल किया तो रेट देख रहे हो एक बार कितना गुना चेंज कर, 4 गुना। आप अगर मान लो मैं 1 and 2 वाले फैक्टर को देखूं तो NO को अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो रेट जो है 4 टाइम्स हो गया। ऐसा कब होता है? जब x की वैल्यू 2 हो तब होगा। सोचो पावर में कोई चीज का 2 रहे तब डबल करने पे 4 गुना नहीं हो जाएगा। बताओ और चेक करो, फर्स्ट और थर्ड जरा देखो। NO को नहीं छेड़ा, H2 को डबल किया, रेट क्या हो गया
डबल। इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू कितनी होगी, बस आगे NO को तो छेड़ा नहीं हमने, H2 को क्या किया है 2 टाइम्स, तो रेट क्या हो गया 2 टाइम्स, मतलब पावर में 1 रहेगा, y की वैल्यू 1। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में इस फॉर्म का है, NO होगा यहाँ पे NO टू द पावर कितना 2 और H2 पर पावर 1। तो इंडिविजुअल रेट ये रहा, ऑर्डर 2 और 1 हुआ, और ओवरऑल ऑर्डर की वैल्यू जब बोली जाएगी तो वो हो जाएगा 2 + 1। ऐसे डाटा डाल के दे तो निकाल देंगे। अभी है 5 मिनट, बिना देखे बोल दिया तुझे। 3 मिनट में इसमें 4-5 पॉइंट लिख लेंगे भाई। डिस्कशन मुझे लगता है लेवल 1 तो 15 मिनट में हो जाएगा। दूसरे बैच के डिस्कशन के एक्सपीरियंस से बताओ। मॉलिक्यूलैरिटी अगला टर्म, जैसे ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है, वो मोर और लेस ये बताता है कि रेट रिएक्टेंट के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो मॉलिक्यूलैरिटी एक नया टर्म है जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका बेसिक सेंस क्या है वो पहले लिखिए। मॉलिक्यूलैरिटी, पहले तो एक बात लिख लो, मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं किया है। Molecularity is a theoretical concept. Molecularity is a theoretical concept. दूसरा पॉइंट, it is basically equal to total number of particles. It is basically equal to total number of particles colliding simultaneously to bring out chemical reaction. Colliding simultaneously to bring out chemical reaction. एक बार में कितने पार्टिकल एक साथ कोलाइड करते हैं, इसका मेजरमेंट है मॉलिक्यूलैरिटी। अब सिंस ये नंबर ऑफ पार्टिकल का मेजरमेंट है तो लॉजिकली लगता है ये कि फिर तो भाई ये फ्रैक्शनल और जीरो और नेगेटिव तो नहीं हो सकता। बोलो, अब ऐसे थोड़ी होगा 1.5 पार्टिकल टकराया है,
-2 पार्टिकल आगे हिट कर गया इसके सर पे, वो तो नहीं हो सकता। तो वो तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसलिए मॉलिक्युलैरिटी विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं। इट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल वैल्यू, it will always be integral value, it will always be integral value। इंटीग्रल समझते हो ना? अरे छोटू, तुम थोड़ा भावनाओं को भी समझो यार। पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, ठीक है। नंबर आते नहीं है मैथ्स में, हीरो बनते चल रहे हैं। इट विल ऑलवेज, लिखो, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानने वाले। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। बिकॉज it represents number of particles, it represents number of particles। ठीक है, निकालो, पहले डिस्कस ही कर लो, देखे जरा इतना डाउट। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको साइड में रखना, तुरंत आएगा। अबे लाओ पहले, अभी हम इलेक्ट्रो डिस्कस कर रहे हैं। लेवल 2 के डाउट तुम सबने बाहर बहुत पूछे हैं। आ जाइए पेज नंबर 113। चलिए, डाउट होगा तो आप हाथ रेज करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो बात कही है 50% H2SO4, इसका सीधा मतलब समझिए कॉन्क H2SO4, क्योंकि डाइल्यूट वैल्यू बहुत छोटी होती है, 1% या उससे भी कम। ठीक है, अब कॉन्क का प्रोडक्ट पता है तुमको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10, 11 to 15 DTS2। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, एक्चुअल में बहुत आसान है यार, बहुत इजीली हो गया। 21 से 25, 26 से 30 DTS3, 31 to 35, 36 से 40। बना लिया है ना? होंगे नहीं डाउट, ज्यादा कुछ है नहीं। 41 to 45, 43। देखिए 43 जो क्वेश्चन है, इसमें पहले एक बात समझ ली, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 43 हो या 47 हो, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोच सकते हैं सर। अब नंबर ऑफ आयंस डिटरमाइन करेंगे कैसे? तो जरा देखो 43 के जो ऑप्शंस हैं, ये सारे वीक एसिड के ऑप्शंस हैं। अब इस वीक एसिड में थोड़ा हेलोजन ऐड करते जा रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ रही है। वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा के देख लो ना, डाई फ्लोरो रहेगा तो थोड़ा सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा नंबर ऑफ आयंस निकाल पाएगा सेम कंसंट्रेशन में। समझ गए? बाकी एक में फ्लोरो है, एक में क्लोरो है। इधर हाँ हाँ, H जिसका ज्यादा होता है, H से पर्टिकुलरली क्यों करना है हमें? हमें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयन में भेदभाव थोड़ी करता है। जितना ज्यादा आयन, जिसका भी आयन हो, क्या करना है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 47 की, और सुनो 47 में ये नाम से कंपाउंड लिखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बहुत जबरदस्त चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम बहुत मजेदार चैप्टर। तो जब आएगा तब तो सीखेंगे, अभी मैं फिलहाल इसका नाम लिख देता हूँ। बाकी आप, ये एक्चुअली वो डब्बा वाला कंपाउंड है जो पहले भी तो डिस्कशन में आया। मैंने डब्बा के अंदर का पार्ट आयनाइज नहीं होता, बाहर का आयनाइज हो जाता। तो मैं 47 में कंपाउंड लिख देता हूँ। पहला है
डाई अमाइन NH3 होल 2 Cl2 प्लस 2। दूसरा है CO NH3 होल 4 डाई क्लोरो Cl प्लस 3। तीसरा है पोटेशियम, ये तो K4 FeCN होल 6। और चौथा है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 ब्रोमाइड, तो Cr H2O होल 6 और Br3। देख लो भाई किसके आयंस ज्यादा होंगे, बता पाएंगे आप किसका सबसे ज्यादा होगा? 5 आयंस। हो गया? आगे बताइए 50 तक कोई और डाउट? क्वेश्चन नंबर 50 में जैसे ही ये बात बोलता है कि कंडक्टेंस सेम कंडक्टिविटी सेल है, तो L बाई ए सेम हो गया, तो कप्पा नेट को कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 कर दो। अब वो कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 करोगे तो G स्टार वाला टर्म कॉमन हो गया, तो बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। लेकिन ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्या है, दो इक्वल वॉल्यूम बोला, फिर वॉल्यूम डबल हो गया है, मिलाने का तो वॉल्यूम डबल, डाइल्यूशन है कैसे, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका कप्पा भी 2 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली बात शायद नहीं सोची होगी आपने। 51 से 55, 53 में क्या, अरे इसका आंसर गलत है। अच्छा, इससे नहीं पूछ रहे होगे तुम, इसका आंसर शायद कुछ बी दिया है, ऐसा है ना? हाँ, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर चेंज कर लीजिए। आंसर थोड़े थोड़े हैं आपके वर्कबुक में गलत। आज भी एक बच्चा डाउट पूछने आया था, किधर का है, जे एडवांस वाला जो पूछा गया, हाँ, तो वो उसका भी आंसर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 से 60, पहले 59 57 भी है। अरे 57 में क्या दिक्कत है? 57 में बोला स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ TX, TY, TZ अलग अलग ट्यूब में डाला। अब क्या बोल रहा है, देखो TX किसी से रिएक्ट नहीं करता, TY रिएक्ट विद बोथ X एंड Z। TX किससे रिएक्ट नहीं करता, क्या मतलब है? TX जो है जिसमें X माइनस के फॉर्म में होगा, X माइनस को X जीरो में ले जाने की ताकत किसी को पास नहीं है, समझ रहे हो? इसका मतलब X से X माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे तगड़ा है, तभी तो वो X माइनस में ही रहना चाहेगा। इसी तरह से सबके बारे में सोचना है, और क्या, तो ऑर्डर एक निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, ये क्वेश्चन बनाना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गया है। एक क्वेश्चन है जो जेई मेन में पूछा ये गया है कि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तब कितना काम, ऐसा अपने पीवाईक्यू बनाया होगा तो मिला होगा, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया कि 50% डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आप गलती से ई सेल की वैल्यू आधा करके डाल देंगे तो आंसर ही नहीं आएगा आपका। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन इधर नहीं पूछा जाना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में क्या है कहानी, जिंक से Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, और ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो शुरुआत में इनके कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं, 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है। जैसे रिएक्शन 50% डिस्चार्ज हो जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन इस सेंस में बनाया हुआ है, बट मतलब वैसी भावना डाल नहीं पाए लैंग्वेज में। 1 में से 0.5, 1.5, तो ये 0.5 हुआ, ये 1.5 हुआ, इसका रेशियो 3:1 आएगा। अब इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या जरूरत थी, तो मूल कॉन्सेप्ट से हो जाता। ठीक है, आगे 60 में भी क्या दिक्कत है भाई। 60 में देखो, पहले जो सेल रिएक्शन दिया हुआ है इसका ई सेल दे दिया, ई नॉट सेल ही पता है, नस्ट इक्वेशन लिख के Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। जैसे Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया, मान लो मिक्सर में Ag का वेट था x, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, x/108 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो इधर से सॉल्व किया x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, परसेंटेज निकाल लो। फिर क्वेश्चन नंबर 61 से 65, 60
BaNO3 was added to aqueous K2SO4 gradually, ठीक है। इसका मतलब K2SO4 नीचे है, ब्यूरेट से क्या ऐड कर रहे हैं आप? BaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ BaNO3 ऐड करते रहे, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब हम क्या क्या सोच सकते हैं, पहले तो ये समझिए कि जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, बट आएगी भी कैसे जानकारी? चैप्टर ही डिलीट कर देते हैं। मैं बहुत मतलब मन से मना रहा हूँ कि तुम्हारा चैप्टर डिलीटेड सच में डिलीट ना हो। तुमको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे अभी तुम गाली नहीं सुनते 10th को लेके, क्या बेकार 10th था, ये था वैसा, वैसे आगे चलोगे उधर जमीर ही नहीं है तुमको, ठीक है, पर फिर कोई दिक्कत नहीं। BaSO4 जो है PPT बनाता है, इनसॉल्युबल, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में होपफुली पढ़ा होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की लिस्ट, ठीक, ऐसा होता है मान लो, ठीक है। तो BaSO4 जो है वो सिस्टम से आउट होते चला जाएगा, मतलब जो इनसॉल्युबल है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आयन में। कहने का मतलब बस ये रहा, समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? तो अब बताओ जरा सोच के क्या होगा, तो और क्या बन रहा है इसके साथ? 2KNO3। क्या लगता है किस तरह का डायरेक्शन जाना चाहिए? पहले तो K2SO4 था सिस्टम के अंदर, बोलो भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका 61 का? ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली क्यों बोले हो? अबे तुमको जो अच्छा लग रहा है यार लिख लो। हाँ बेसिकली ऐसा सोचना सही होगा कि K2SO4 KNO3 में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और H और OH नहीं है, इन दोनों के एडिशन पे बहुत ट्रेमेंडस इंक्रीज आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फिर हम हर का डाटा तो याद नहीं रखेंगे, ऐसा सोचा जा सकता है, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ऐड करोगे तो फिर तो इंक्रीज करता ही। 66 से 70 62 भी है। MgCl2 एनहाइड्रस में इतना इतना डाल दिया, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन पढ़ाओ, अभी क्या सीन है, कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें यहाँ डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये थोड़ा भी पोलर सिस्टम डालोगे तो ये R माइनस जनरेट कर देगा, जो अलग अलग तरह के कारनामे कर रहा होगा आपके लिए। इस बॉन्ड के बारे में बोलते हैं कि ये पार्शियली कोवेलेंट पार्शियली आयनिक है, बड़ा अच्छा और बड़ा फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक में। ये यूजुअली बनता है जब अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम डाल के ईथर वीथर के प्रेजेंस में आप थोड़ा इंसर्ट कर देते हैं, सब पता होगा आपको, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे, अब देख लो एक मोल करस्पॉन्डिंग कितना मोल बन रहा है, मतलब क्या हुआ देखो। इस क्वेश्चन में पहले बोला MgCl2 से इतना करंट पास करा है, MgCl2 में Mg पे +2 चार्ज है, n फैक्टर 2 होगा तो पहले कितना, एक मिनट, टाइम वगैरह टाइम पूछा है क्या? नहीं, कितने समय के लिए पास करा है? अच्छा चार्ज ही दिया हुआ है, ओके ठीक है। तो कितना फैराडे है ये पता चल गया हमें, इतने फैराडे से इतना ही इक्विवेलेंट Mg का मिलेगा, और वो इक्विवेलेंट में n फैक्टर 2 रहेगा वहां पे, तो मोल ऑफ Mg पता चल जाएगा, जितना Mg का मोल है उसी के कोरेस्पोंडिंग ग्राम मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सीधी सी बात है। 66 से 70 इधर है, हाथ खड़ा करो, हाँ 70 में C और D ऑप्शन रहने दो, अभी पढ़ लोगे, काइनेटिक्स के अंदर आ जाएगा। 71 to 75, 74 और 74 किधर? अरे 74 में पहला है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्टेड आयन और दूसरा है मेटल मेटल आयन,
इन दोनों को रिलेट करता हुआ ई नॉट का एक्सप्रेशन बताया था ना केएसपी के टर्म में, सीधा डाटा पुट करो आ जाएगा। और 75 में देखो भाई 75 में सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, MnO4 माइनस से क्या कन्वर्ट हो रहा है Mn+2। पहले इसको बैलेंस फॉर्म में लिख लो, 4 पानी 8H+ और कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखो, एक बार H+ से कॉन्सेंट्रेशन डालना 1 मोलर, एक बार 10O- 4 मोलर, 2 ई सेल की वैल्यू आएगी, घटा देना, आंसर आ जाएगा, खत्म। लो इसका आ जाइए मॉलिक्यूलैरिटी, कितना टाइम, एकदम परफेक्ट 15 मिनट। क्या क्या पॉइंट लिखा था हमने, हाँ तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पहले हमें 15 मिनट का ढंग से इस्तेमाल करते हैं, मजाक कर रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखो टाइम वेस्ट करना है उससे अच्छा घर चल जाए, एंजॉय कर रहा है इधर, क्या एंजॉय, जाओ कुछ खिड़की से पूछ जाओ, कुछ अलग करो। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऑर्डर वाली बात तो प्योरली एक्सपेरिमेंटल थी, है ना। तो इधर एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं पता चलने वाला, ये एक अजम्पशन है, एक थ्योरी बेस्ड कहानी है, और उसमें ये कहते हैं कि ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि एक बार में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। मतलब मान लो यूजुअली क्या है कि ये एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल कोलाइड किया एक साथ, तीसरा कोलाइड कराना है तो ऐसे, हाँ? जीवन में सब ठीक है तुम्हारा, क्या हो गया? और अगर मान लो मैं 4 ऐसे कर देता हूं, मैं इसको साइमल्टेनियस नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो ये वाला इससे कहां कोलाइड कर रहा है, यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मॉलिक्यूलैरिटी की थ्योरेटिकल वैल्यू का मैक्सिमम लिमिट 3 होता है, बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार में 4 या उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल का साइमल्टेनियस कोलिजन बहुत ही रेयर है, लगभग नहीं मिलता। तो ये बात तो हमने लिखी ली कि ये इंटीग्रल वैल्यू देगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब फ्रैक्शनल और नेगेटिव या जीरो तो हो नहीं सकता, बट अब अगली बात ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 3 जा सकती है, लिखो molecularity can have a maximum value of 3. Molecularity can have a maximum value of 3 because the reaction in which 4 or more particles collide simultaneously, 4 or more particles collide simultaneously are very rare or practically not feasible नॉट फिजिबल। इसका मतलब फिर तो मॉलिक्यूलैरिटी की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, 1, 2 और 3, 4 से ज्यादा हो नहीं सकता, 0 और उसके पीछे कोई फंडा ही नहीं, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो देखो भाई ऐसा है, पहले लिख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज simply the sum of molecularity is simply the sum of stoichiometric coefficient
Hence, we can say that order and molecularity are equal. Order and molecularity are equal for elementary reaction. देखो, दो तीन बातें। सबसे पहले, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हुआ तो बोल रहे मॉलिक्युलैरिटी चुपचाप इसके कोएफिशिएंट का सम है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक और दो बी का मॉलिक्यूल साथ में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर भी तो वही कहता है कि जो सम को कोएफिशिएंट का है वही बन जाता है ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी इसके लिए बराबर हो गया। अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दे, नॉर्मली जब रिएक्शन देता है तो मैं ये नहीं बता पाता कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। और मैं उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकता क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो इसमें एक बात की गारंटी दे सकता हूं। क्या? अगर कोई इसका मॉलिक्युलैरिटी निकालने के लिए जाता ये सोच के कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो आंसर आ जाता 5, जो पॉसिबल ही नहीं। इससे कंक्लूजन क्या समझ में आता है? ये रिएक्शन किसी भी हालत में एलिमेंट्री तो नहीं होगा। कह सकते हैं इस रिएक्शन का n की वैल्यू 2+3 या 5 तो हो ही नहीं सकती। मतलब रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, गारंटी है इस बात की, पक्का कॉम्प्लेक्स है। एक और बात सोची जा सकती कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है जिसके बारे में आपको बोल दिया कि ऑर्डर इस चीज का है 0, बोला हुआ है कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। 0 ऑर्डर अगर हुआ और आपने बोला कि हो सकता है शायद रिएक्शन एलिमेंट्री हो, एलिमेंट्री हुआ तो कोएफिशिएंट के आगे होना चाहिए 0, वाहियात बात। या एलिमेंट्री हुआ तो कोएफिशिएंट मतलब ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी बराबर होनी चाहिए, और मॉलिक्युलैरिटी भी हो जाना चाहिए 0, जो हो नहीं सकता। 0 मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेगा भाई? समझ रहे हो ना? तो इधर भी मैं गारंटी दे सकता हूं, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो दिस रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स। ये आया है जेईई में, 0 ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ही कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, लिखिए हो गया उधर।
हो गया? एक स्टेटमेंट पहले लिखिए। सर एक अरे देखो, रुकिए। मॉलिक्यूलैरिटी टर्म एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, ये बात लिख लिया हमने। तो अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, तो लॉजिकली उसके ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है तो वो मल्टीपल स्टेप में हो रहा होगा, मान लो 2 स्टेप में हो या 3 स्टेप में हुआ, तो उसका इंडिविजुअल स्टेप तो एलिमेंट्री रहेगा। तो अब हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलैरिटी लिखी जा सकती है। वो किसके बराबर होगा? जो कोएफिशिएंट आगे दिख रहा है उसी के बराबर होगा, ठीक है। और उस सिचुएशन में अगर आपको ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी पूछे, वैसे इलॉजिकल बात है, बट अगर पूछा गया तो आपको चेक करना चाहिए कि रिएक्शन का आरडीएस कौन सा है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो आप रिएक्शन के मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेट कर सकते हैं। इसको लेके कुछ बात लिखते हैं। देखो, सबसे पहले बात लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन, for complex or multi-step reaction, generally there is no sense of overall molecularity. There is no sense of overall molecularity. However, molecularity, however, individual step is elementary. Hence, for those steps, molecularity can be written. For those steps, molecularity can be written. अगला पॉइंट में लिखना, for those steps, molecularity can be written. अगले पॉइंट में लिखो, for complex reaction, the molecularity of RDS, rate determining step, can be considered as molecularity of reaction. Except the case when RDS contain intermediate molecularity of reaction. Except the case when RDS contain intermediate. ये इस बात का क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। Except the case when RDS contain intermediate. देखिए, अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है, जैसे H2O2 से H2O का डिकम्पोजिशन एक्चुअली 2 स्टेप में होता है इस तरह से। अब इन दोनों स्टेप में पहले समझिए 2 स्टेप हैं तो दोनों एलिमेंट्री होंगे, पक्की बात है। अब इनका कोई बोले तो इसका 2, इसका भी 2 कोई कह सकता है। अब मेरे को अगर बोला गया कि इस रिएक्शन में बोल दिया कि आरडीएस है और अब पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो अब आरडीएस की मॉलिक्यूलैरिटी बता सकता है। आरडीएस में 2 दिखा है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी तो हो जाएगी। आरडीएस के लिए काम करना है, ठीक है, लिख लीजिए, वर्कबुक दे दो। Rate determining step
और DS इज रेट डिटरमाइनिंग, ये तो आया होगा ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप अभी तक तो नहीं आया। मैकेनिज्म वगैरह आया है कुछ कुछ? हम लोग अभी E1 E2 E1 CB SN1 SN2 SN2 तो नहीं, लेकिन एलिमिनेशन भी नहीं पढ़ा है, शायद अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया जाएगा फिर। चलिए खोलिए DTS, और ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 66 से 75 वर्कबुक में आप पहले तो लेवल 1 का DTS 1 पूरा बना लेंगे, उसमें एक दो क्वेश्चन है जो अभी नहीं होंगे, अटेम्प्ट करिए पहले लेवल 1 DTS 1, उसके बाद DTS 2 में, हाँ भाई ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे, क्या टेंशन। DTS 2 में क्वेश्चन नंबर 20, (23) 26, अरे यार तुम, मुझे वर्कबुक तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, पेज नंबर का सीक्वेंस ही बहुत उल्टा पुल्टा है। DTS 5 आ गया अब सीधा, अरे दूसरा बोलाओ यार, ये वर्क DTS 3 में आइए। DTS 3 में आप कर सकते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, 39, 36 के बाद 39, DTS 4 53, अबे रुक जा, 48, 48, DTS 5 पूरा DTS बना लेते हैं। 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75, इतना ही करो। हाँ बे